नमस्कार साथियों। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सिर्फ स्टेनोग्राफी पर 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद तमाम पहलुओं पर उसके जनादेश का आकलन हो रहा है। आकांक्षाओं से लबरेज उत्तर प्रदेश ने चुनाव में भाजपा को स्वर्ण पदक से नवाजा है। इस बीच सामाजिक न्याय और समावेशन की तथाकथित राजनीति भी अवसर और समृद्धि के वादों के आगे हार गई। विकास का अर्थशास्त्र सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ गया। संकीर्ण राजनीतिक बयानबाजी भारी गरीबी और विपन्नता के कोलाहल में दम तोड़ गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की तादाद 30% है, जो 21.9% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नई सरकार को किस मोर्चे पर तुरंत कदम उठाने होंगे। उसके लिए काम एक तरह से पूर्व निर्धारित है। राज्य की समस्याओं की जड़ें खासी गहरी है। एक के बाद एक सरकारों, खास तौर से पिछली सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद अधिकांश मानदंडों पर राज्य निचले स्तर पर ही कायम है। निचले स्तर का यह आधारतल भी काफी बड़ा और विस्तारित है, और जब तक उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं होती तब तक भारत की जीडीपी वृद्धि और उससे होने वाली समृद्धि को पंख नहीं लग सकते। वर्तमान में देश की 16% जनसंख्या को समाहित करने वाले इस प्रदेश की देश के जीडीपी में महज 12% हिस्सेदारी है। चीन की अधिनायकवादी सरकार ने महज 4 दशकों में अपनी अधिकांश निर्धन आबादी को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। वह आर्थिक तौर पर तो काफी आकर्षक लगता है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश की दुखद दास्तान भी बयान करता है। वह लगभग सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर बेहद ताकतवर अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है, जिसे एक ध्रुवीय दुनिया में इकलौती महाशक्ति का दर्जा हासिल है। वहीं भारत ने लोकतंत्र की राह चुनी है, जहां स्वतंत्रता को आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ा गया। जब चीनी राजनीतिक नेतृत्व ने 1970 के दशक में अपनी दिशा में आधारभूत परिवर्तन किया, तब तक जीडीपी प्रति व्यक्ति के पैमाने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से आगे थी। विपन्न भारत के समक्ष एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि क्या आधुनिक भारत के निर्माताओं ने जिस लोकतंत्र का चयन किया वह हमारे समाज पर शासन के लिए उपयुक्त विकल्प है। चूंकि भारत आंशिक रूप से ही जागरूक आर्थिक ताकत है, लिहाजा इससे जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक तबके को ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। वहीं आर्थिक विकास का व्यापक परिदृश्य यही दर्शाता है कि जमीन, श्रम और पूंजी इसकी बुनियादी जरूरत है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह आकलन करना उपयोगी होगा कि वहां इन बुनियादी पहलुओं की क्या स्थिति है। अवसरों के अभाव में श्रम शक्ति तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी एक वजह तो रोजगार के अवसरों का विस्थापन है, और दूसरी यही कि लोगों का अवांछित गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती, दंगों और फिरौती के मामले दर्ज किए जाते हैं। प्रति 1 लाख की आबादी पर आपराधिक मामलों की संख्या भी 112 तक
पहुंच गई है। हालांकि सच्चाई इन आंकड़ों से भी कड़वी हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों को दर्ज ही नहीं किया जाता। जहां चपरासी के लिए निकली 400 भर्तियों के लिए आए 23 लाख आवेदन रोजगार के अवसरों की कमी के खराब हालत बयान करने के लिए काफी है, जिसमें कई पीएचडी डिग्री धारी भी थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में सकल पूंजी निर्माण में काफी कमी आई है। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई भी 2.5 अरब डॉलर का ही हुआ, जो देश में हुई एफडीआई का महज 0.2% था। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सकल पूंजी निर्माण और एफडीआई के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो प्रदेश की झोली लगभग खाली नजर आएगी। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का रुख करने में पूंजी सकुचा रही है। पूंजी रोजगार सृजन के लिए अवसर तैयार करने में मददगार होती है, जिससे धन संपदा बढ़ती है। कई तारीखें यादगार बन जाती है। 11 मार्च 2017 की तारीख ऐसी ही रही जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजे आए। इन परिणामों पर न केवल सपा बसपा के नेता बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। उन्हें हार के कारण तलाशने पर नहीं मिल रहे हैं। नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच यह कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, चूंकि इसका कोई एक कारण है भी नहीं। लेकिन सपा और बसपा ने जो हालात पैदा किए वही आखिर में उनकी हार में निर्णायक साबित हुए। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चुनावों में मिली करारी हार पर जहां मायावती ईवीएम में गड़बड़ी को वजह बता रही है, तो कुछ लोग सपा और कांग्रेस के गठबंधन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे पहलुओं को इसका कारण बता रहे हैं। यहाँ सपा और बसपा द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि अपनी गलती के बावजूद वे दोष दूसरों के सिर मढ़ रही है। बसपा से ही शुरुआत करें। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बसपा बनी थी वह अब उसकी छाया मात्र ही रह गई है। कांशीराम जी ने भागीदारी को मूल में रखकर इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत दलित और पिछड़ी जातियों को संगठन में जोड़ उन्हें गोलबंद करने की शुरुआत हुई। दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियों मसलन पासी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, कोरी आदि को संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न पदों पर स्थान दिया गया। इसी तरह पिछड़ों में कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, मौर्य, चौहान, लोध, कश्यप, कहार, गुजर और लोहार आदि को संगठन में खासी तरजीह दी गई। शुरुआत में तो यादव भी बड़ी संख्या में जुड़े। इन सभी वर्गों के नेता भी आरंभ में उभरे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता का नशा हावी होने लगा और सामाजिक न्याय और भागीदारी का पैमाना पिछड़ता गया।
बसप्पा के सिद्धांतों का मूल डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज जैसी विभूतियों के विचारों में निहित है, मगर जाति विहीन और समता मूलक समाज की अवधारणा पर बनी पार्टी की सुप्रीमो खुद जातिवाद करने में किसी से पीछे नहीं रही। समता मूलक के स्थान पर तानाशाह व्यवहार का खुला प्रदर्शन मानो एक प्रतिमान बन गया। बैठकों में केवल एक कुर्सी का लगना राजतंत्र का सूचक बनने लगा। जात पात से प्रताड़ित यह समाज कई दशकों तक विकल्पहीनता के चलते उससे जुड़ा रहने पर मजबूर रहा। वह तलाशता रहा कि कौन सा दल उन्हें प्रतिष्ठा के साथ भागीदारी देने के लिए तैयार है। बसप्पा जिस विचार को लेकर बनी, धीरे धीरे उससे विमुख होती गई है। जब पार्टी मजबूर होकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गई तो गैर जाटव जातियां उससे कहती चली गई। लगभग सभी जिलाध्यक्ष को ऑर्डिनेटर और अन्य प्रमुख पदों पर एक ही जाति का कब्जा होता गया। अन्य जातियां धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करने लगी और उनकी उपेक्षा की अभिव्यक्ति 2014 के लोकसभा चुनाव में नजर भी आई। इसके बावजूद पार्टी ने सबक नहीं लिया और भागीदारी के पहलू को वह नजरअंदाज ही करती रही। इसका नतीजा यही हुआ, ये उपेक्षित वर्ग हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा और मोदी जी के साथ चले गए। बसपा का कार्यकर्ता राजनीतिक कम बल्कि सामाजिक स्तर पर अधिक सक्रिय है और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही है। मगर जब पैसे लेकर टिकट दिए जाने लगे, सिर्फ एक नेता के लिए कुर्सी लगे, केवल चुनावों में ही कार्यकर्ताओं की पूछ हो, तो उनका मोहभंग होना स्वाभाविक है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। यह अभ्यास 120 शब्द प्रति मिनट की गति से भी उपलब्ध है। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर दे दी जाएगी।